इसलिए वहां से आने के बाद सबसे पहले आप सभी से मिलना ये मेरे लिए ज्यादा सुखद है, ज्यादा आनंददायक है। अभी कुछ ही देर पहले ही मुझे देश के 6 राज्यों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाने का अवसर भी मिला है। मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें मैं एमपी को भी विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि आज एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें ये मेरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों को मिली है। अभी तक यात्री भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर का आनंद ले रहे थे। अब भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर का सफर तेज भी होगा, आधुनिक भी होगा और वहीं मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को बीजेपी अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी को जो दिशा दी है उससे हमने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। जेपी नड्डा ने कहा कि दुनिया भी जाने भारतीय जनता पार्टी क्या है, इसलिए हमने शुरू किया है बीजेपी नो कार्यक्रम। ये जो अल्पकालीन विस्तारक व्यवस्था की बात है और विशेष करके मेरा बूथ सबसे मजबूत का विषय है, इसकी भी सोच, इसका भी विचार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को संसदीय पार्टी की बैठक में सांसदों के समक्ष रखा था। उन्होंने हम लोगों के सामने इस बात को रखा कि जो कमजोर बूथ हैं उनको मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। और इसीलिए पार्टी ने हर लोकसभा में ऐसे 100 विधानसभाएं निकाली और हर विधानसभा में ऐसी 25 विधानसभाएं निकाली जहां हम कमजोर थे और उस पर बूथ सशक्तिकरण का काम चला और उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ। इसी विचार में से आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन रात प्रशासन के कामों में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने पार्टी में पूछा कि ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का कार्य कैसा चल रहा है। हम लोगों ने उनको बताया कि हमारे यहां क्या क्या कार्यक्रम इसके तहत चल रहे हैं और उसी में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अल्पकालीन विस्तारकों को निकालना चाहिए और राज्यों में उनको भेजना चाहिए। और पार्टी ने इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया। मेरा बूथ सबसे मजबूत इस बात को लेकर आज एक चयनित प्रक्रिया से 2649 कार्यकर्ता देश भर से यहां एकत्र आए और वो एक सप्ताह के लिए हमारे राज्यों में जाकर बूथ के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। इस योजना का भी सूत्रपात किसी ने किया तो वह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार से निकला। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। भारत में देख रहे हैं, आपने संगठन की दृष्टि से भी जो हम लोगों को दिशा दी है उसको आगे बढ़ते हुए ही हम आज दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल बने हैं। आपने हम लोगों को सुझाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी
दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो आज जरूरत इस बात की है कि दुनिया भी जाने कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। और इसके कारण हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया, नो बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी को जानो। और आपको जानकर खुशी होगी कि 2 प्रधानमंत्री, 4 विदेश मंत्री और 60 राजदूत भारत के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आकर भारतीय जनता पार्टी को समझने का काम किया है, तो वह भी हम सबको सामने है। ऐसे प्रखर नेतृत्व हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंच से कार्यकर्ताओं को कहा कि मोदी नाम एक मंत्र बन गया है। आज हर देश मोदी मंत्र का उच्चारण कर रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया और ऐसे समय बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत के करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, भारत के मुकुटमणि और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, यहां बैठे और हर बूथ पर सुन रहे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और हमारे नेता हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति और विकास का एक नया इतिहास रचा है। जन कल्याण और गरीब कल्याण का एक नया अध्याय लिखा है। मोदी नाम आज मंत्र बन गया है। जहां मोदी जी जाते हैं दुनिया झूम जाती है और हर देश मोदी मंत्र का उच्चारण करता है। अभी अमेरिका की संसद में जब हमारे प्रधानमंत्री जी बोले तो 79 बार अमेरिका की संसद में सांसदों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मोदी जी का स्वागत किया। मोदी जी ने भारत के योग को, ज्ञान को, विज्ञान को, अध्यात्म को, पर्यावरण को, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को, विश्व का कल्याण हो के संदेश को और सर्वे भवन्तु सुखिनः के संदेश को दिया है। और इसलिए सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का काम मतलब भारत का काम हो गया है। और इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, जब हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं तो केवल एक राजनीतिक दल का काम नहीं करते, हम हमारे देश के लिए काम करते हैं, हम विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं। मोदी जी केवल हमारे नेता नहीं है, मोदी जी हमारे मार्गदर्शक भी हैं, गाइड भी हैं, फिलॉसफर भी हैं और इससे आगे बढ़ के कहूं तो वो हमारे बड़े भाई भी हैं। जिससे वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विश्व हिंदू परिषद पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू खतरे में नहीं है, इनकी राजनीति खतरे में है, इसलिए ये हिंदुओं को खतरे में बताते हैं। उन्होंने कहा कि जहां चुनाव होता है वहां हिंदू खतरे में आ जाता है। लेकिन कभी खतरे में नहीं था, ये इनके पद खतरे में है और इसलिए उनको लगता है कि हिंदू खतरे में है। जब चुनाव आता है हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं। अरे कितने संस्कृति और कितने देश दुनिया के मानचित्र में आए, वो मिट गए, लेकिन भारत का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। हिंदू कभी खतरे में नहीं है, चाहे
कितने आक्रमणकारी आए, कोई भी परिस्थिति बनी, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। आज कैसे खतरे में हो जाएगा स्वतंत्र देश में? ये केवल देखिए, इनके पास दुख की बात यह है कि ये भय दिखा के अपने साथ करना चाहते हैं, लालच दे के अपने साथ करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके पास योजना क्या है। यदि हिंदुओं के हित में इन लोगों ने क्या फैसला किया है जो आगे बढ़ सके? इनके पास कोई योजना नहीं है, केवल भय है। भय दिखा के अपने साथ रखना चाहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की तरफ से आयोजित जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने नर्मदा मैया और रानी दुर्गावती का जयकारा लगाते हुए कहा कि मंडला जिले को मैं अपने हृदय के सबसे करीब मानता हूं। छिंदवाड़ा और मंडला जिले में बहुत समानताएं हैं। छिंदवाड़ा की आदिवासी जनसंख्या मंडला की आदिवासी जनसंख्या से ज्यादा है। अतिथि विद्वान की बात हो, अतिथि शिक्षक की बात हो, इन्होंने 3,30,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया है पिछले 12 महीने में। सर एक सवाल खत्म कर लूं। इस 3,30,000 करोड़ का किया क्या हमारे संविदा वालों को फायदा हुआ? क्या हमारे अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों को फायदा हुआ? क्या हमें आशा उषा कार्यकर्ताओं को फायदा हुआ? क्या हमारे बेरोजगारों को फायदा हुआ? इन्होंने 3,30,000 करोड़ का क्या उपयोग किया? बड़े बड़े ठेके दिए, ये मैं नहीं कह रहा। आप ठेका देते हैं तो रिकॉर्ड की बात होती है। बड़े बड़े ठेके दिए और उसमें जो ये एडवांस देते हैं इससे अपनी कमीशन निकाल लेते हैं। योजना जाए बाढ़ में। ये है इनके 3,30,000 करोड़ रुपए का फायदा खुद के लिए। देखिए ये कितने पोस्टर लगा लें, मेरा राजनीतिक जीवन बिल्कुल साफ है। आज भास्कर में स्टोरी छपी है फर्स्ट पेज की, किस तरह ट्रांसपोर्ट विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार सब रिकॉर्ड को बीट कर रहा है। ये डेली बेसिस में भ्रष्टाचार। अगर आप हिसाब लगाएं, जो भास्कर ने कहा, मैं नहीं कह रहा, जो भास्कर ने कहा, ये आज आरटीओ की स्टोरी आई है, पर हर विभाग में। मैं कल था मंडला में, वहाँ मैंने पूछा कि भ्रष्टाचार का क्या हाल है। कहते हैं पैसे दो काम लो। किसी की 50 एकड़ जमीन है, वो पैसे दे देता है, उसका नाम गरीबी रेखा में दर्ज हो जाता है। ऐसा भ्रष्टाचार का वातावरण है। ये भ्रष्टाचार प्रदेश मध्य प्रदेश को बना दिया कि ये इनके पास कुछ बचा नहीं। हाँ, आज मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं सांप, मेढक, मेंढक, बंदर। ये क्या साबित करता है? कितने बौखलाए हुए हैं। ये अपना हिसाब दे, जनता को बोले मैंने ये काम करा आपके लिए। ये तो कह नहीं सकते। कहीं पुलिस का उपयोग कर लो, कहीं प्रशासन का उपयोग कर लो। वहीं भिंड जिले के सरकारी स्कूलों में छात्रों से शाला विकास के नाम पर शुल्क वसूला जा रहा है, जिसको लेकर सांसद संध्या राय ने सवालिया लहजे में पूछा कि शासन की ओर से बेहतर शिक्षा के लिए अलग अलग योजनाओं को लागू किया गया है, उसके बावजूद छात्रों से स्कूल के प्राचार्यों की तरफ से जबरन शुल्क वसूला जा रहा है, आखिर क्यों? जी कि जैसे शाला विकास के नाम पर जो फीस का जो जिक्र मैंने भी किया, मैंने भी पूछा, क्योंकि मुझे भी जो जानकारी मैंने चाहिए मुझे भी पूर्ण नहीं मिली है। तो मैंने शिक्षा विभाग को कहा है कि मुझे पहले तो पूरी जानकारी दे कि शिक्षा विकास के नाम पर हम क्या शुल्क ले रहे हैं और उनमें कौन कौन से शुल्क है। अगर अलग अलग मुझे बताया गया तो क्या नियम है, पूरी गाइडलाइन मेरे पास है। अगली खबर दतिया से है, जहां 4 घंटे की बारिश में पुरानी कलेक्ट्रेट पानी से भर गया, जिसकी वजह से पंजीयन कराने आने वाले और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल शहर के दूसरे हिस्सों का भी है। सड़क का
पर पानी भरा हुआ है और नगर पालिका के कामों की ये पानी पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये उठता है कि मानसून ने राज्य में दस्तक दे दी है और ऐसे में पहली बारिश में शहर का यह हाल है तो आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी। वहीं उज्जैन के देवास में एक पटवारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने पटवारी को जमीन के बंटवारे को लेकर कहा था, लेकिन पटवारी ने कहा कि खुद तहसीलदार को काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे 20,000 रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उन्होंने पटवारी को 8,000 रुपए पहले दिए थे और अब पटवारी को बाकी 12,000 रुपए देने के लिए उनके घर आए थे। इसी दौरान विजिलेंस की टीम ने पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक POW उज्जैन श्री दिलीप सोनी साहब को बसंती लाल पटेल जो रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया था कि मिर्ज़ापुर गांव में उनकी एक खेती है जिसके बटांकन के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। उस आवेदन के निराकरण के लिए जो पटवारी हैं उन्होंने उनसे 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी है। 8,000 वो दे चुके हैं, वो देने की स्थिति में नहीं है और उस कारण उनका काम नहीं हो रहा है। इसकी तस्दीक पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप सोनी साहब कराई गई। मामला सही पाया गया। आज 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पटवारी जो वहाँ के पटवारी थे श्री बाबूलाल पांचाल पिता श्री भैरूलाल जी को रंगे हाथों पंचों के समक्ष गिरफ्तार किया गया है। मेरा नाम है बसंतीलाल पटेल। हाँ मैंने जो है अपने बंटवारे के लिए आवेदन दिया था। हाँ उसके लिए तहसीलदार को पटवारी ने बोला कि तहसीलदार को पैसे देना पड़ते हैं, आपको पैसे लगेंगे। मैंने कहा आप कितने लगेंगे? बोले 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे। ठीक है साहब। हाँ तो मैंने उनको 20,000 रुपये पेमेंट कर दिया। हाँ और इसकी शिकायत मैंने उज्जैन की थी। फिर आज क्या कुछ कार्रवाई हुई? बस आज ये जो है इनने कार्रवाई करी है कि आज ही आप आए थे पैसे देने इनको? हाँ। आप आज भी आपने 20,000? इसके पहले भी 8,000 रुपये दे चुका था मैं। 20,000। वहीं विदिशा जिले की खजूरिया जागीर ग्राम पंचायत में जिंदा लोगों को पोर्टल में मृत घोषित कर दिया गया है। अब रिकॉर्ड में मृत ग्रामीण खुद को जिंदा साबित करने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं सभी पीड़ित सरकार के द्वारा मिलने वाली योजनाओं से वंचित हो गए हैं। गांव में ऐसे लगभग 50 लोगों के नाम सामने आए हैं जो समग्र पोर्टल पर मृत बताए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में सभी लोग जिंदा हैं। पोर्टल का ये मामला है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 29 लोगों के नाम काटे गए, मृतक किए गए। तो ये कैसे पता चला कि नाम कटे? मतलब ये ऐसे पता चला कि किसी ने अपनी आईडी चेक करी, कुछ काम करवा रहा था वो, तो मतलब वो मृतक आया। फिर गांव में एक दूसरे को खबर हुई कि नाम कटे हैं समग्र पोर्टल पे। सबने अपने अपने चेक किए तो क्या कहते हैं कटे हुए मिले वो नाम। कुल टोटल कितने नाम कटे? नहीं, देखिए क्या है, जो अभी हमको प्रारंभिक जानकारी मिली है, ये पंचायत चुनाव में जो हुए थे उसको लेकर के कुछ विवाद है, कुछ दो पार्टियों का, जिसमें एक पार्टी के द्वारा फ्रॉड किया गया है। और हम इसमें एसपी साहब भी हैं यहाँ पे आपके सामने, हम इसमें एसपी साहब को पत्र भी लिख रहे हैं, इसमें साइबर सेल से जांच कराएंगे और जो लोग हमारे ये इसमें जो टेक्निकल त्रुटि हुई है हम बहुत जल्दी इसको ठीक करा करके उसको ठीक कराएंगे। नहीं देखिए जागीर और तहसील आपका भाई विनीता खजुरिया क्या है जागीर। क्या हुआ आपको? तो मृत्यु घोषित कर दी, आईडी में से नाम हटा। वहीं उज्जैन में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग दादा ने अपने पोते पर तलवार से हमला करने का प्रयास किया। इस दौरान घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। पोते ने दादा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले में कार्रवाई कर रही है। पूरा मामला नागजीरी थाना क्षेत्र के लालपुर गांव का है, जहां जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग दादा ने अपने पोते पर तलवार से हमला किया। हालांकि इस दौरान पोते और उसके दोस्तों ने वहां से किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। खेत पर हुए इस घटना का मोबाइल से किसी ने वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित का कहना है कि लालपुर में उसके दादा सेवाराम अंजुना के नाम पर 34 बीघा जमीन है। दादा ने यह जमीन किसी और को लीज पर दे दी है। पीड़ित ने कहा कि वो अपने दादा से जमीन लीज पर मांग रहा था
और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए उसके दादा ने उसे खेत पर बुलाया था, लेकिन वहां पर बुजुर्ग ने हमला कर दिया। डी साहब, एक मामला सामने आया है जिसमें दादा ने पोते को तलवार मारी जमीन विवाद के मामले में, क्या पूरा मामला? हाँ, एक लालपुर क्षेत्र का मामला है। सेवाराम है, उनका पोता है आदर्श आंजना, तो उनके बीच में थोड़ा ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, जिस पर से आज दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। क्या घटनाक्रम रहा था वहाँ पर, क्या हुआ? वहीं वो जो सेवाराम है अपनी ज़मीन पे शायद ट्रैक्टर चलाने गए थे, और जो उनका पोता है आदर्श वो भी ज़मीन पे गया हुआ था, तो उनको भी कहाँ सुनी ज़मीन को लेकर हुई है और उसमें मारपीट हुई है। अभी घटना की तस्दीक कर रहे हैं। तलवार भी मारी। वहीं कन्नौज में ग्राम पंचायत जाता में कुछ दबंगों ने आदिवासियों के खेतों पर जाने के लिए रास्ते को बंद कर दिया है। रास्ता बंद होने से आदिवासी परिवारों के कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो चारपाई पर लेकर सड़क तक जाना पड़ता है। वहीं अधिकारी भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। गांव में किसी तरीके की बुनियादी सुविधा भी नहीं है, जबकि गांव में 25 से 30 परिवार रहते हैं। अब ग्रामीणों का कहना है कि गांव में रास्ता नहीं बना और बिजली नहीं आई तो वो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। करीबन 2 महीने पहले सरपंच महोदय आई थी यहाँ पे, आवेदन देके गई थी रास्ते के बारे में जी। रास्ते के बारे में तहसीलदार को निर्देशित किया गया था, हालांकि उसमें अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा आप बता रहे हैं। अभी तहसीलदार लोग इलेक्शन में बिजी थे और अभी ट्रेनिंग भी गई हुई है, जैसी लौटती उसमें कार्रवाई करा थी। करीबन 2 और मैं यहाँ का किसान भी हूँ स्वयं भी, मेरी भी यहाँ पर ज़मीन है। मेरे खेतों में व हम सभी किसान भाइयों के खेतों में बोने के लिए सबसे पहली समस्या यह है कि यहाँ सीडील पंजा ट्रैक्टर कुछ भी नहीं आ पाता। अगर मान लो यहाँ कोई बीमार दुखी हो जाता है तो लगभग एम्बुलेंस तो आना नहीं है, आ ही नहीं पाती है। हमें खटिया पे पटक के रोड तक लेके जाना पड़ता है। हमें जब फसल निकल जाती है हम बैलगाड़ी से कैसे भी बो तो लेते हैं। इसके बाद जब बेचने हम जाते हैं तो हमको यहाँ से आधा किलोमीटर लगभग खंदों पे रोड तक लेके जाना पड़ता है, फिर हम मंडी तक पहुँचते हैं। यहाँ बिजली भी नहीं है 24 घंटा वाली, और लगभग हम यहाँ पूरी तरह से परेशान हैं। हमारे बच्चे भी स्कूल तक नहीं पहुँच पाते। कितने घर के लोग रह रहे हैं यहाँ? लगभग यहाँ 20 परिवार रह रहे हैं। वह जिला कलेक्टर देवास ऋषभ गुप्ता के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी वंदना पांडे के मार्गदर्शन में आबकारी कन्नौज में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। संदिग्ध जगहों पर सर्चिंग और दबिश देकर भारी मात्रा में शराब और लहन बरामद की गई है। वहीं डिंडौरी में मंगलवार की सुबह सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए एक पिकअप वाहन से 21 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और एक बाइक जब्त की है। पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 3 युवकों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया है, जबकि एक युवक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। डिंडौरी एसडीओपी आकांक्षा उपाध्याय ने बताया कि देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि मैजिक माल वाहन में शराब आ रही है। सूचना के बाद टीम गठित देकर ऊपर टोला देवारा गांव में घेराबंदी की गई और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौके से एक मोटरसाइकिल, एक मालवाहक गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की है। लगातार जो हमारी डिंडौरी पुलिस है उसके द्वारा अवैध शराब की कार्रवाई की जा रही है। उसी के तारतम्य में कल रात में भी कुछ आरोपी हैं जो कि जबलपुर से देवरा रोड तरफ शराब ला रहे थे विक्रय करने हेतु अवैध रूप से रखे, तो इसको हमारी डिंडौरी पुलिस ने पकड़ा है। इसमें एक वाहन जो कि मैजिक है और एक मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है और 21 पेटी है जो शराब वो जब्त हुई है। इसकी कीमत लगभग 1,18,000। शराब कहाँ से कहाँ लाई जा रही थी मैडम और किन धाराओं की तहत कार्रवाई की गई? शराब